हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आखिरी टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस लेक्चर में प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल पार्ट इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बुक हमने पब्लिश की है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों से रिलेटेड चैप्टर वाइज, एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चन विद आंसर मिलने वाले हैं। बुक के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं देने वाला हूँ। बात करें अपने चैप्टर की सीधा, इसके अंदर मुझे बात करनी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है सबसे पहले। दूसरा, क्या क्या डिफरेंस रहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में। अगला, क्या मोड्स रहेंगे, फर्म कब कब डिसॉल्व हो सकती है। फर्दर, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा जब फर्म डिसॉल्व होने वाली होगी। और फाइनल, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर हम एडॉप्ट करेंगे, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, एंट्री किस तरह से होगी। तो सबसे पहले बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। तो बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब जब पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा फर्दर डिसॉल्व, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा डिसॉल्व और कोई भी नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझाएं। एक्सप्लेन सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। So according to this section, dissolution of partnership between all the partners known as dissolution of firm and they are not interested to carry on the business। कि जब पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो जाएगा खत्म, कोई भी नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन केस अगर पार्टनर पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के बाद एक नया एग्रीमेंट फॉर्म कर लें, एक नया एग्रीमेंट वो फॉर्म कर लेते हैं, तब इस तरह के डिसोल्यूशन को बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, अगर नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा तब कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन केस नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है, इसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो मैं सीधी भाषा में ये कह सकता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ही इंक्लूड रहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे कहता है, अब अब यदि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा, तो पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन था वो खत्म होगा, बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा, बिजनेस भी हो जाएगा डिसकंटिन्यू। नो बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड आफ्टर द डिसोल्यूशन, बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब बिजनेस बंद करना है तो हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पेड ऑफ करनी होंगी, एसेट्स बेचनी होंगी, पार्टनर्स के पेमेंट करने होंगे, लोन का रीपेमेंट करना होगा, तो ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होगी। नो बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड after dissolution except the activities related to closing of the firm, as the affairs of the firm are to be wound up by selling firm's assets and paying its liabilities and discharging the claim of the partners। तो हमें फर्म की एसेट्स बेचनी होंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करना होगा और लाइबिलिटीज करनी होगी पार्टनर्स की डिस्चार्ज, पार्टनर के क्लेम को हमें डिस्चार्ज करना होगा। फर्दर नोट में वही कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ही इंक्लूड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इनकेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है तब वो बन जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगली बात करें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, while dissolution of firm is known as dissolution of partnership firm। दूसरा कहता है रिलेशन, तो यहां पर नया एग्रीमेंट बना हुआ है तो पार्टनर्स का रिलेशन सेम वही रहेगा, लेकिन यहां पर नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा तो पार्टनर के बीच का रिलेशन भी डिसॉल्व माना जाएगा। तीसरा कहता है मीनिंग क्या है, तो व्हेन न्यू एग्रीमेंट फॉर्म एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। If no new agreement form, then it will be treated as dissolution of firm। अगला कहता है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, तो यहां बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है, नए पार्टनर्स या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में नए एग्रीमेंट के साथ यहां पर बिजनेस हो जाएगा डिसकंटिन्यू। आखिरी, क्या हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने आपको चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बताया, यहां पर अकाउंट्स बनने वाले हैं रिवैल्यूएशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो भी चेंज होगी उसे रिकॉर्ड करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट और बैलेंस शीट, ये चार अकाउंट यहां बनने वाले हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में
मुझे बनाना होगा रियलाइजेशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए मुझे बनाना होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, मुझे बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। यहां पर फर्दर कोई भी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी, इस जगह में कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि फर्म जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो कर रही है वायलेट। बैलेंस शीट केवल तब बनाई जाती है जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फर्म फॉलो कर रही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में। अगली बात करें कौन कौन से मोड है फर्म को डिसॉल्व करने के। तो पहला मोड है जब पार्टनर एग्रीमेंट के थ्रू फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। दूसरा मोड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि जब फर्म में पार्टनर की संख्या 2 से कम रह जाए, तो अब मेरी जो बेसिक डेफिनेशन है कि एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट बी देयर, एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट बी देयर। अगर एक पार्टनर हो जाएगा दिवालिया, इंसॉल्वेंट, तो उस केस में मेरी डेफिनेशन हो जाएगी वायलेट। तीसरा मोड है ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कुछ इस तरह की कंटिजेंसी हैपन होती है, अकड़ होती है कि फर्म डिसॉल्व करनी होगी, जैसे एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जिस टाइम पीरियड के लिए बिजनेस हमने स्टार्ट किया था वो टाइम पीरियड हो गया एक्सपायर, या फिर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया था वो ऑब्जेक्टिव हो गया अचीव। इसके अलावा किसी पार्टनर की हो गई डेथ, या फिर कोई पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट। फर्दर डिसोल्यूशन बाई नोटिस, पार्टनर एक दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देने के बाद भी फर्म को कर सकता है डिसॉल्व। और आखिरी है डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, जब कोर्ट इंटरवेंशन करेगी, जब कोर्ट को कोई एक पार्टनर रिक्वेस्ट करता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ व्हेन अ पार्टनर बिकम इनसेन, तो ये पार्टनर इनसेन हो गया, अपनी दिमागी शक्ति खो बैठा। दूसरा, कोई एक पार्टनर इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। या फिर व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक पार्टनर लगातार पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ता हुआ जा रहा है। या फिर कोई एक पार्टनर अपने राइट को थर्ड पार्टी के लिए ट्रांसफर कर देता है। फर्दर, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरीड ऑन अ कंडीशन एक्सेप्ट एट अ लॉस, जब बिजनेस में लगातार लॉस होता हुआ जा रहा है और बिजनेस अगर कंटिन्यू करेंगे तो और लॉस होने की संभावना है। आखिरी, व्हेन एनी अदर ग्राउंड, जब कोर्ट को वो लगता है सुटेबल कि फर्म हमें करनी होगी डिसॉल्व। ये कुछ डिसोल्यूशन के मोड थे। डिसोल्यूशन बाई एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, डिसोल्यूशन बाई नोटिस और डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। ये कुछ बेसिक कब कब फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है ट्रू या फिर फॉल्स कौन सा है। सबसे पहला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यदि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से डिफरेंट है। इन केस अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, कोई नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ, अगर कोई नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है तो ये माना जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगर इनकेस नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है तब माना जाएगा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 39 में साफ साफ लिखा हुआ है, इफ देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देन इट विल बी ट्रीटेड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगला कहता है अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है जब एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन देता है या फिर इंटीमेशन देता है नोटिस के थ्रू कि हमें फर्म करनी होगी डिसॉल्व। तीसरा कहता है अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट। बिल्कुल सही बात है, अगर सारे पार्टनर्स रेडी हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, इस तरह के डिसोल्यूशन को बोला जाता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। आखिरी, अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड व्हेन अ पार्टनर डिसाइड टू रिटायर। फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व करनी होगी जब पार्टनरशिप में से एक पार्टनर होता है रिटायर। तो यहां पर इनकेस फर्म में 2 ही पार्टनर हैं और एक पार्टनर हो गया रिटायर, तो वहां पर फर्म हमें करनी होगी डिसॉल्व, अदरवाइज डिसॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला कहता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो फर्म का डिसोल्यूशन है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को इंक्लूड करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्दर, अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल पार्टनर्स और व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात, फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी जब सारे पार्टनर्स या फिर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो चुके हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। कोर्ट कैन ऑर्डर अ फर्म टू बी डिसॉल्व व्हेन अ पार्टनर बिकम इनसेन।
जब कोई एक पार्टनर होता है इनसे, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है डिसोल्यूशन का, लेकिन केवल तब देगी जब एक पार्टनर फर्दर कोई दूसरा पार्टनर कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है। आखिरी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आखिरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है हर बार कोर्ट का इंटरवेंशन हो। अगर पार्टनर म्यूचुअली एग्रीड है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, तो वहां पर फॉर्म डिसॉल्व करनी ही करनी होगी, और उस जगह कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा है ट्रू। तो ये बात थी कुछ अभी तक की थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चंस की। अब बात करें आगे। आगे कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि जब फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, तो अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरह से होगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड टू बी क्लोज्ड बाय डिस्पोजिंग दी एसेट्स एंड सेटल दी लाइबिलिटीज। जब फर्म होती है डिसॉल्व, तो हमें एसेट्स बेचनी होंगी, लाइबिलिटीज पेड करनी होंगी, और ये पूरी प्रोसेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 48 में मेंशन है कि किस तरह से लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो ये कहता है आगे, सबसे पहले लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा डिसोल्यूशन के वक्त। तो लॉस का ट्रीटमेंट, अगर फर्म में लॉस है, तो लॉस वो पहले एडजस्ट होगा अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तब पार्टनर्स उस लॉस को बियर करेंगे, उनकी कैपिटल से एडजस्ट होगा। लेकिन उनकी कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में पार्टनर को इंडिविजुअली वो बियर करना होगा। अगला कहता है इसमें नोट, अगर पार्टनर्स की कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, तो उस समय एक कंडीशन जनरेट होगी जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी वाली कंडीशंस जितने भी फर्म में पार्टनर है उन सभी को करनी होगी बियर। फर्दर, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी नीड टू बी मीट आउट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स। जो भी इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस होगा, वो सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे ड्यू टू दी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन प्लस अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बात है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का। अबे लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा, एसेट्स किस तरह से बिकेंगी। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स फर्म ने बेच दी, बेचने के बाद पैसा आया, उस पैसे से हमें लाइबिलिटीज पेड ऑफ करनी होंगी। लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने का क्या क्रम रहने वाला है, क्या सीरियली पेमेंट होगा उसका। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पेड ऑफ होंगी, फिर इसके बाद पार्टनर से फर्म ने यदि लोन लिया है उसका रीपेमेंट होगा, फिर आखिरी में जाके पार्टनर्स के कैपिटल का रीपेमेंट होगा। तो कहता है द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। फर्म के पास जितनी एसेट्स हैं, प्लस यदि कोई अमाउंट पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये टोटल अमाउंट मिलकर शैल बी अप्लाइड, अप्लाई करेंगे इन दी फॉलोइंग मैनर। सबसे पहला, इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू दी थर्ड पार्टीज। तो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, लोन फॉर द रिलेटेड पार्टी ऑफ द पार्टनर्स, ये इनका पेमेंट होगा सबसे पहले। और इन सारी लाइबिलिटीज में भी कुछ सिक्योर्ड है और कुछ अनसिक्योर्ड है। उस केस में सिक्योर्ड वाली लाइबिलिटी पहले पेड होंगी, अनसिक्योर्ड वाली लाइबिलिटी बाद में पेड होगी। इस तरह का क्वेश्चन, कि फर्म के पास एसेट्स कम रह जाए, कैश कम रह जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इन पेइंग ईच पार्टनर प्रपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम एंड हर फ्रॉम द फर्म फॉर द एडवांसेस और डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल दैट इज पार्टनर्स लोन। मैंने एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, अब इसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। और किस इंटरनल लाइबिलिटी का, जो लोन पार्टनर से फर्म ने लिया हुआ है। इसके बाद अमाउंट जो भी बचेगा उसे पार्टनर्स की कैपिटल का रीपेमेंट होगा, लेकिन उसके बाद भी पैसा कुछ बचा हुआ है तो वो डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, सीधी भाषा में बात करूं, तो सबसे पहले पेमेंट होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर भी पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद फिर होगा पार्टनर्स के लोन का रीपेमेंट, फिर उसके बाद होगा पार्टनर्स की कैपिटल का रीपेमेंट। इतना कुछ करने के बाद भी अगर पैसा बचता है, तो फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फॉर्म में। अगली बात करें प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है डिसोल्यूशन के कंटेक्स्ट में। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बेसिस पे। पहले बात करें प्राइवेट डेट और फर्म डेट होता क्या है। तो फर्म्स डेट मतलब जो फर्म की उधारी है मार्केट में, जैसे फर्म के क्रेडिटर है, फर्म ने बैंक लोन लिया हुआ है, फर्म ने कुछ स्टाफ की सैलरी नहीं दी है, फर्म ने कुछ बिल की लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है, ये हो गया फर्म डेट। पार्टनर्स डेट मतलब पार्टनर्स की जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो डेट है
वो माना जाएगा पार्टनर्स प्राइवेट डेट्स। पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई लोन लिया हुआ है, पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मार्केट से पैसा लिया हुआ है, तो वो प्राइवेट डेट्स माना जाएगा। तो किस तरह से एप्लीकेशन रहेगा एसेट्स का, तो पार्टनर्स की प्राइवेट डेट और फर्म डेट। फर्म डेट का सबसे पहले पेमेंट होगा फर्म की एसेट से, फर्म डेट का पेमेंट होगा फर्म की एसेट से, और पार्टनर की पर्सनल डेट का पेमेंट होगा पार्टनर की पर्सनल एसेट से। अगर दो तरह की लाइबिलिटी है तो दो तरह की एसेट भी तो होंगी। अब फर्म की डेट को रीपेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे पीएसआर में। पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटीज पेड ऑफ करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो पैसा फर्म की डेट्स को पेड ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या कहता है वेयर बोथ द डेट ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट्स ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट, दोनों तरह की डेट एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां पर हमें सेक्शन 49 अप्लाई करना होगा, जो क्या कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की जो एसेट है, इससे सबसे पहले पेमेंट होगा फर्म की लाइबिलिटीज का। shall be applied first in the payment of debt of the firm. If there is surplus, it shall be divided among the partners as per their claims। और इस सरप्लस से यूज कर सकते हैं पार्टनर्स की प्राइवेट लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए। दूसरा, इनकेस प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनर्स की, सबसे पहले अप्लाई होगी उनकी प्राइवेट या फिर पर्सनल लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने में। अगर यहां से कुछ सरप्लस बचा तो उस सरप्लस का यूज कर सकते हैं फर्म की लाइबिलिटीज पेड ऑफ करने में। दोनों से सरप्लस केवल तब यूज करेंगे जब सबसे पहले यहां पर फर्म की एसेट सरप्लस बचा हुआ है। अगर पार्टनर की पर्सनल एसेट्स कम रह गई और उससे पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तब पार्टनर फर्म की जो सरप्लस वाली एसेट्स है पीएसआर में बांट लेगा और फिर पेमेंट कर सकता है। अदरवाइज सफिशियंट है तो फिर फर्दर एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात थी फर्म डेट और प्राइवेट डेट का एडजस्टमेंट कैसे होगा सेक्शन नंबर 49 के अकॉर्डिंग। अब बात करें आखिरी कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो पहले ही बता चुका हूँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो प्रिपेयर होगा डिसोल्यूशन के वक्त और जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। वो भी कब, जब हम एसेट्स को बेच देंगे और लाइबिलिटीज को कर देंगे पेड ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। एसेट्स करनी होंगी रियलाइज, बेचेंगे कैश आएगा, लाइबिलिटीज को करेंगे पेड ऑफ। हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो कम अमाउंट पर बिकी, जिस रेट पर बुक्स में रिकॉर्डेड है उससे कम अमाउंट पर बिकी। कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जितना हमने वादा किया था पेमेंट करने का, मतलब क्रेडिटर अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर बैलेंस शीट के अंदर है, क्रेडिटर देख रहे हैं फर्म बंद हो रही है तो कुछ कम पेमेंट ही कर दिया जाए, कुछ कम पेमेंट भी फर्म से रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो। ये प्रॉफिट या लॉस निकालेगा रियलाइजेशन अकाउंट और फर्दर उस प्रॉफिट या लॉस को वो डिवाइड कर देगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, which is transferred to their capital account in the profit sharing ratio. Hence, all the assets except few and all the external liabilities are transferred to this account, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्दर इसके अंदर हम एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे और इस अकाउंट से जो भी फाइनल आउटकम आएगा उस फाइनल आउटकम को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है नॉमिनल इन नेचर। बात करें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त। रिवैल्यूएशन का मेन मोटिव है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंज को रिकॉर्ड करना ताकि प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करें। रियलाइजेशन अकाउंट का मोटिव है फर्म जब बंद हो रही है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को, एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पेमेंट करके कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना। आइटम ऑन दी डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन की हमने डेबिट साइड में देखा एसेट्स का डाउनवर्ड वैल्यूएशन है, कुछ लॉस हुआ एसेट्स की वजह से, कुछ लॉस हुआ लाइबिलिटी की वजह से, जब लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में। जबकि यहाँ पर एसेट्स को राइट ऑफ करना
और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की रिकॉर्डिंग होगी डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन के अंदर एसेट्स का अपवर्ड वैल्यूएशन, लाइबिलिटी का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करना, प्लस एसेट्स जो भी हम बेचेंगे तो करेंगे कैश रिसीव, वे सारे आइटम। अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जब जब फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा, बार बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नया पार्टनर एडमिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुराना रिटायर हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीएसआर चेंज हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो पूरी लाइफ में केवल एक बार ही बनेगा, क्योंकि फर्म एक बार बंद हो गई वापस स्टार्ट नहीं होगी। आखिरी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन, सपोज एडमिशन है, ए और बी पहले दो पार्टनर थे, अब नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, तो एडमिशन के वक्त जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनमें ही बटेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। जबकि रियलाइजेशन में जितने भी पार्टनर्स उस समय होंगे फर्म में, उन सभी के बीच में प्रॉफिट या लॉस बटने वाला है। ये बात थी कुछ रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट के डिफरेंसेस की। मैंने इस चैप्टर में अभी तक दो डिफरेंसेस बताए हैं, मतलब दो बार डिफरेंसेस बताए। पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन रिकॉन्सिलिएशन पार्टनरशिप फर्म में या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। दूसरा डिफरेंस रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन में। इन दोनों में से है तो दो ही इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों में से एक आने की पूरी संभावना है। अब बात करें क्या अकाउंटिंग प्रोसेस रहने वाली है, एंट्री किस तरह से होगी, क्या पोस्टिंग रहेगी, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अकाउंट का तो हम पहली बात कर चुके हैं, तो एंट्री की बात करें, हमने स्टेप वाइज यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में जो क्वेश्चन मुझे गिवन होगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एक एक आइटम के साथ एंट्री पास करता हुआ जाऊंगा। जैसे सबसे पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितने भी आइटम्स होंगे, एसेट साइड में पहले यहाँ बात कर लें कौन कौन सी एसेट्स होंगी। एसेट साइड में सबसे पहले तो होंगी जितनी भी फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है। इसके अलावा जितनी भी करंट एसेट होगी, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। अब कुछ ऐसी जो आती तो फिक्स्ड एसेट के अंदर ही है लेकिन वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, जैसे गुडविल। कुछ ऐसी जो आएंगी करंट एसेट के अंदर लेकिन वो है फिक्टिशियस, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट अगर मेथड, या करंट अकाउंट अगर मेथड मेरा फिक्स्ड है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है। तो ये सारे आइटम्स होंगे। अब इनमें से मुझे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, गुडविल, ये तीनों और करंट एसेट में से एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, वो मैं लेके जाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। मुझे अकाउंट करने हैं बंद, तो ये सारे अकाउंट्स मुझे करने होंगे बंद। एंट्री क्या बनेगी उस केस में, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। याद रखें कौन कौन से एसेट्स को हमें हाथ नहीं लगाना है। एक तो हो गया अपना करंट एसेट के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पी&एल, और पार्टनर्स के करंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। मैंने एसेट्स कर दी राइट ऑफ। अब एसेट्स राइट ऑफ करने के बाद नोट में क्या याद रखना है, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो किसी पर्टिकुलर एसेट पर क्रिएट किया हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनके बारे में स्पेसिफिक एंट्री पूछ लेता है बोर्ड कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यदि गिवन है बैलेंस शीट के अंदर तो बताइए फर्म के डिसोल्यूशन वक्त क्या एंट्री होगी। तो इस तरह के जो प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन जो एसेट से कंसर्न है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, वो भी क्रेडिट साइड, ये जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी क्रेडिट साइड। इसका मतलब जो भी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाने वाले हैं ये रहेगा। अगर डेटर की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू पे, अगर एसेट की बात करें और मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया है तब ये जाएगा बुक वैल्यू, सॉरी कॉस्ट पे, बुक वैल्यू नहीं कॉस्ट पे, तब ये जाएगा कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहां पर एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नोट कहता है प्रोविजन क्रिएटेड विद रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा।
So we can say that debtor and fixed asset are to be transferred at cost और gross amount respectively. Debtors के लिए gross amount है और fixed asset के लिए है ये cost. फर्दर एंट्री की बात मैंने कर ली. ये मेरा एसेट साइड में अब कुछ आइटम रह गए, बाकी सारे आइटम हो चुके हैं राइटर्स. अब बात करें लाइबिलिटी साइड में. लाइबिलिटी साइड में एक तो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बीपी. एक रहेगा कैपिटल प्लस करेंट. अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है केवल कैपिटल आएगा, फिक्स्ड है दोनों अकाउंट आएंगे. और फिर इसके अलावा रिजर्व्स, पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन यहां भी बात कर लें. अगर इनकेस एसेट साइड पार्टनर्स लोन है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो सेपरेटली प्रिपेयर होगा. तो यहां पर मैंने सारी लाइबिलिटी कवर कर ली है. सारी लाइबिलिटीज में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी जितनी भी हैं ये सारी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में. ये तीनों अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगी. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, रिजर्व वाला भी करंट अकाउंट में, और पार्टनर्स लोन अकाउंट में. तो ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का अकाउंट मुझे करना होगा बंद. लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, बंद करना होगा डेबिट. एंट्री बनेगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अगली बात करें, अब जितने भी मेरे बैलेंसेस रह गए बैलेंस शीट के, अब उनकी बात है. तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करेंट अकाउंट का बैलेंस है. इनकेस यदि मेथड है फ्लेक्सिबल तो एक ही अकाउंट होगा. अगर मेथड है फिक्स तो दो अकाउंट होंगे. तो आपको करना क्या है, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में. जिस दिन फर्म डिसॉल्व होगी, करेंट अकाउंट का बैलेंस मैं उसी दिन सेम डे को ट्रांसफर कर दूंगा. करेंट से कैपिटल में एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर्स करेंट में क्रेडिट बैलेंस है तब तो ये एंट्री होनी है. अगर पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तब एंट्री हो जाएगी रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट. सर कैसे पता लगेगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड है तो बैलेंस है डेबिट, अगर लाइबिलिटी साइड है तो बैलेंस है क्रेडिट. क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा माना जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस है. तो मुझे पार्टनर्स के करंट को सबसे पहले भेज दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में. डिपेंड करेगा बैलेंस डेबिट है या बैलेंस क्रेडिट है. पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया बंद. रिजर्व को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे डिवाइड. एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे ये डिवाइड करने होंगे पार्टनर्स में. एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. इनकेस लॉस है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस. जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है इसकी भी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, रिजर्व प्रॉफिट बांटने की एंट्री हो गई, लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई, दोनों तरह की. ये मैंने सारे बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल करंट रिजर्व सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है. अब केवल 2 या 3 आइटम ही बैलेंस शीट में पेंडिंग है. पार्टनर्स लोन, एसेट लाइबिलिटी दोनों साइड, और कैश एंड बैंक. नोट कुछ कहता है, यदि पार्टनर कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, फ्लेक्सिबल मेथड में केवल संभव है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, तो ये ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. दूसरा, यदि गुडविल एसेट साइड में अपीयर है तो हमेशा याद रखेंगे ये गुडविल जाने वाली है रियलाइजेशन अकाउंट में. ये क्वेश्चन भी बोर्ड पूछ सकता है क्योंकि बच्चे ने एडमिशन किया है, चेंज इन पीएसआर किया, रिटायरमेंट डेथ, वहां पर गुडविल का मैंने कॉन्सेप्ट बार बार आपको बताया. गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. लेकिन डिसोल्यूशन में याद रखना है गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो उस गुडविल को केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर जाना है. एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्री होगी. तो गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल लेके नहीं जाएंगे. अब पार्टनर्स लोन की बात करें तो पार्टनर का लोन हो सकता है एसेट साइड में हो, वो लोन कौन सा है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है. हो सकता है वो लाइबिलिटी साइड हो, वो लोन कौन सा है जो फर्म ने पार्टनर से लिया है. इनकेस फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उसका पेमेंट रिसीव करेगी. इनकेस फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म उसका पेमेंट करेगी.
तो यदि लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर तो रीपेमेंट करेंगे, एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। इससे पहले जो पार्टनर्स लोन का बैलेंस है, जो पार्टनर्स लोन का बैलेंस है वो हम ले जाएंगे पार्टनर्स के लोन अकाउंट। अगर दो पार्टनर हैं, दोनों ने लोन दिया हुआ है, तो मुझे पार्टनर लोन अकाउंट बनाना होगा सेपरेटली। अगर लोन फर्म ने पार्टनर से लिया है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो पहले लोन यहाँ आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, रीपेमेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक। और इनकेस यदि फर्म ने लोन पार्टनर को दिया है तो इस साइड आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर करेंगे उनसे पेमेंट रिसीव, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये मैंने एंट्री कवर कर ली पार्टनर के लोन का पेमेंट रिसीव करने की। नोट क्या कहता है, एंट्री ऑफ पेमेंट मेड और रियलाइज इज टू बी पेड आफ्टर एक्सटर्नल डेट। मैंने भी सेक्शन नंबर 49 आपको बताया कि सबसे पहले पेमेंट होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का, फिर होगा पार्टनर्स की लोन का। ये मैंने एंट्री एक ही जगह कंबाइन करनी थी इसलिए लिख दी है, अदरवाइज पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पेड ऑफ होंगी फिर पार्टनर्स के लोन का रिपेमेंट होगा। अब मैंने एसेट्स लाइबिलिटीज सारी पूरी बैलेंस शीट मेरी हो चुकी है खाली, सारे रेस्पेक्टिव बैलेंसेस ट्रांसफर हम कर चुके हैं। अब शुरुआत होती है रियलाइजेशन की, एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचने की, एसेट्स को बेचने की, लाइबिलिटीज को रिपेड करने की। तो एसेट्स यदि बेचेंगे कैश होगा रियलाइज। याद रखना है एसेट्स अकाउंट बंद हो चुका है, जो भी एंट्री होंगी अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होंगी। एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा रिसीव करने की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ऐसे एसेट्स, ऐसी लाइबिलिटीज जिसके अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, उनकी एंट्री केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होने वाली है। आगे कहता है इफ नथिंग इज मेंशन, बहुत जरूरी है ये, इफ नथिंग इज मेंशनड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर बैलेंस शीट में क्रेडिटर गिवन तो है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर गिवन तो था उस समय, लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं दिया ही नहीं कि कितना पेमेंट किया। बैलेंस शीट की एसेट में स्टॉक दिया तो था, लेकिन ये कहीं गिवन ही नहीं था कि स्टॉक किस वैल्यू पर रियलाइज करना है। यदि इस तरह की कंडीशंस है तो मानेंगे क्रेडिटर जितनी बुक वैल्यू है उतना रीपेमेंट हमें करना पड़ेगा, एसेट्स की जितनी बुक वैल्यू है उतना हम कैश करेंगे रियलाइज। फर्दर आगे की बात करें, अगला कहता है यदि किसी पार्टनर ने एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज टेकन ओवर की है, पार्टनर ने एसेट लिया, लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए रेडी है, तो एसेट ले जाने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल को करना होगा कम, रियलाइजेशन अकाउंट करना होगा क्रेडिट। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए रेडी है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्दर कहता है इफ एनी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एक्सटर्नल लाइबिलिटी सेटल्ड थ्रू रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, यदि कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो किसी रिकॉर्डेड एसेट से कर रहे हैं, तो उस केस में उस लाइबिलिटी का अकाउंट और उस एसेट का अकाउंट दोनों हो चुकी हैं क्लोज। अब दोनों की जगह मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों डेबिट भी रियलाइजेशन करना है, क्रेडिट भी रियलाइजेशन करना है, उस केस में मुझे एंट्री पास नहीं करनी होगी, और उस केस में उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिटर है 10,000 का, एक क्रेडिटर है 10,000 का, इसने एक स्टॉक ये फर्म से ले लिया 12,000 वाला स्टॉक, फुल सेटलमेंट मतलब 10,000 में। पार्टनर ने 12,000 वाला स्टॉक ले लिया 10,000 में। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पर इस रिकॉर्डेड एसेट को ले जाने की एंट्री पास नहीं करूं तो मैं लॉस कैसे शो करूंगा। तो एक बार देखें रियलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाकर इस स्टॉक को राइट ऑफ करेंगे डेबिट साइड में, रियलाइजेशन में टू स्टॉक, इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स। अब मुझे अब फर्दर एंट्री पास नहीं करनी है, क्रेडिटर स्टॉक ले गया कोई एंट्री पास नहीं करूं। तो देखें क्या लॉस मेरा आ रहा है, डेबिट साइड में अमाउंट है 12,000, क्रेडिट साइड में अमाउंट है 10,000, तो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, अपने आप आ गया 2,000 रुपए का लॉस, तो इसीलिए एंट्री पास नहीं होगी। आगे कहता है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस यदि फर्म पेड कर रही है एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, पार्टनर पेड कर रहा है एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
अगला, और या फिर यहाँ पे इनकेस पार्टनर को ही पेमेंट करना था, उसी ने पेमेंट कर दिया, तब उस केस में एंट्री नहीं होगी। पार्टनर को पेमेंट करना था, फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो पार्टनर उसकी फर्म उसकी कैपिटल अकाउंट से कर लेगी डिडक्ट, एंट्री करेगी फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। वापस रिपीट कर देता हूं, फर्म को पेमेंट करना था, हो सकता है फर्म ने ही पेमेंट किया है रिलाइजेशन टू कैश, हो सकता है पार्टनर ने पेमेंट किया है रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी कंडीशन, पेमेंट करना था पार्टनर को, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि उसका लॉस पार्टनर को बियर करना था, उसी ने बियर कर लिया। फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो फर्म उसकी कैपिटल कर देगी कम, तो पेमेंट किया है कैश में, तो कैश बैलेंस हो जाएगा कम। पार्टनर को बियर करना था, किसी दूसरे पार्टनर ने बियर कर लिया, तो दूसरे पार्टनर को फर्म करेगी क्रेडिट, जिस पार्टनर ने पेमेंट किया है, और जिसे बियर करना था उसे फर्म कर देगी डेबिट, जिसे ये करना था बियर। अगला कहता है यदि फर्म ने डिसोल्यूशन के लिए किसी पार्टनर को अपॉइंट किया है, उसका हमने मेहनताना रेमुनरेशन डिसाइड किया, तो रेमुनरेशन की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इनकेस यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे रेमुनरेशन ड्यू करना है, फाइनल उसका कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट आएगा उसमें सेटल करेंगे। लेकिन यदि ये दिया हुआ है रेमुनरेशन को हमने कैश या फिर किसी दूसरी एसेट से सेटअप कर दिया, तो वहां पर यदि कैश के थ्रू सेटअप करेंगे तो एंट्री होगी, यदि कैश के थ्रू सेटअप करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि या तो दो एंट्री करनी पड़े, पहले ड्यू करने की फिर पेमेंट करने की, या फिर डायरेक्ट एक ही एंट्री कर लें। दूसरा, अगर पार्टनर के रेमुनरेशन को फर्म ने किसी एसेट से सेटअप कर दिया कि आपका रेमुनरेशन बन रहा है 2000, एक काम करो इस टेबल को ले जाओ, मतलब फर्नीचर ले जाओ 2000 रुपए का, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। आगे कहता है ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन में सारी एसेट्स लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो चुकी हैं, एसेट्स रियलाइज हो चुकी हैं, लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो चुकी हैं, एक्सपेंसेस पेड ऑफ हो चुके हैं, तो अब प्रॉफिट या लॉस आएगा। अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के पीएसआर के बीच में, तो एंट्री होगी प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बात और बच्चों, जिन बच्चों को इस पूरे कंटेंट की चाहिए पीडीएफ, वो हमारे एप्लीकेशन एजुकेशन इनसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉफिट की एंट्री और लॉस की एंट्री। अब चलें और आगे, मैंने अभी तक एसेट्स बेच दी हैं, लाइबिलिटीज पेड ऑफ कर दी हैं, रियलाइजेशन का जो भी लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया है, और पार्टनर्स के लोन की एंट्री में पहले ही पास कर चुका हूं। अब मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट सेटल करना है, तो यदि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस और पेमेंट रिलाइज फ्रॉम पार्टनर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, पार्टनर को फाइनली हमें पेमेंट करना है, या पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उनसे पेमेंट रिलाइज करना है। दो अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में अगर पार्टनर का पैसा फर्म पर निकल रहा है तो फर्म पेमेंट कर देगी, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इनकेस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का लॉसेस एडजस्ट करने के बाद बैलेंस आ गया डेबिट, उस केस में पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा, एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नोट क्या कहता है, यदि कोई भी मेंशन नहीं है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कौन पेड करेगा, एंड पार्टनर्स ने एग्री किया उस खर्चे को पेड करने के लिए, क्वेश्चन साइलेंट है, किसने पेड किया, मानेंगे पार्टनर ने पेड किया। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट हु पेड एंड टू बॉर्न द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दिया नहीं है कौन खर्चा पेड करेगा और बॉर्न कौन करेगा, तो मानेंगे फर्म ही खर्चा पेड करेगी और फर्म ही बॉर्न करेगी। इनकेस पार्टनर को अपॉइंट किया है रेमुनरेशन काम के लिए, क्वेश्चन साइलेंट है, किसे बॉर्न करना है, उस केस में भी फर्म ही बॉर्न करेगी। इफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड एक्सेस अमाउंट ऑफ एसेट, यदि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपने से ज्यादा अमाउंट की एसेट एक्सेप्ट कर दी है, जैसे अभी वाले एग्जांपल में 10,000 रुपए का क्रेडिटर था, इसने 12,000 वाला स्टॉक एक्सेप्ट किया है। इनकेस ये गिवन नहीं है कि फुल सेटलमेंट है या नहीं, तो मानेंगे फुल सेटलमेंट नहीं है, इस क्रेडिटर से 2,000 रुपए हमें और लेना है। इनकेस if external liability accepted excess amount of asset in compare to their dues, then difference amount to be realized from him, या फिर हो सकता है अमाउंट कम हो, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो पार्ट उस क्रेडिटर को हमें पेमेंट करना होगा। अगला कहता है, अब ये बहुत इंपोर्टेंट है, वापस एक इंपोर्टेंट है कि इन केस
फर्म में कुछ स्पेसिफिक रिजर्व है जो है आईएफआर और डब्ल्यूसीआर। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर है, तो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का अमाउंट जो भी इन दोनों कंडीशन में से कम होगा वो जाने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड जाएगा पहले ये बात करें। तो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर फर्म की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में है, तो लाइबिलिटी साइड वाले एरिया को मुझे राइट ऑफ करना है, तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन दोनों में से जो भी बैलेंस कम होगा वो जाएगा रियलाइजेशन में। अमाउंट ऑफ रिजर्व एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन दी बैलेंस शीट और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी और लॉस। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 5,000, और सपोज डिसोल्यूशन के वक्त पहला केस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा केस 5,000 है क्लेम उनका, तीसरा केस उनका क्लेम है 4,000 और फोर्थ केस उनका क्लेम है 6,000। तो हमें तो कंपेयर करना है अमाउंट ऑफ रिजर्व और एक्चुअल क्लेम विच एवर इज लोअर। पहले केस में लोअर कौन सा है, नो इन्फॉर्मेशन है, तो मानेंगे जीरो उनका क्लेम है, तो लोअर कौन सा है, जीरो, रियलाइजेशन अकाउंट में उस केस में नहीं जाएगा। दूसरे केस में लोअर कौन सा है, दोनों एक ही अमाउंट है, तो 5,000 जाएगा। तीसरे केस में लोअर है 4,000, तो 4,000 जाएगा। चौथे केस में लोअर है 5,000, तो 5,000 ही जाएगा। इनकेस रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, लाइबिलिटी आई है कम, तो जो डिफरेंस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्दर एंट्री क्या रहेगी, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्सेस अमाउंट है, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के ईएसआर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दूसरा बात करें आईएफआर की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशन होगा उस फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए बनाया है। इनकेस अगर आईएफआर के कंटेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है या चेंज नहीं होती, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। आईएफआर हमेशा ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाला है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ये वाली कंडीशन जो है वो केवल और केवल डब्ल्यूसीआर से रिलेटेड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, केवल और केवल। इनकेस फर्म ने आईएफआर बनाया है, आईएफआर हमेशा ही अपना रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा जितने भी अमाउंट का हो। तो एंट्री मेरी बनेगी आईएफआर वाले केस में आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और डब्ल्यूसीआर वाले केस में डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्दर जो वर्कमैन क्लेम है उसका हमें करना होगा पेमेंट, तो एंट्री आउटस्टैंडिंग वर्क यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट पहले ही हो चुका है बंद, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफेक्ट इज ऑलरेडी कंसीडर, जो मैंने बताया कि यदि इन्वेस्टमेंट बेचने पे लॉस हो या प्रॉफिट हो या कुछ नहीं हो, उसे कोई भी मतलब नहीं है। पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले ही चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो ऑलरेडी ही हम एडजस्ट कर चुके हैं, वापस एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर नो पेमेंट इज टू बी मेड फॉर प्रोविजन दैट आर क्रिएटेड फॉर एसेट्स लाइक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कोई भी पेमेंट हमें नहीं करना है बेड डेट्स या फिर डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस का। और इफ बैंक ओवरड्राफ्ट, वापस एक और इंपोर्टेंट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी साइड में जो हमेशा शो होता है, तो उस केस में ये बैंक ओवरड्राफ्ट फर्म की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये जाएगा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में। गलती से भी कैश एंड बैंक अकाउंट की ये क्रेडिट साइड में नहीं लिखना है, इस तरह से ये नहीं लिखना है क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमेशा ही जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये बात थी ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस की कि किस तरह से हमें फर्म के डिसोल्यूशन के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करनी है। वापस अगर क्विक रिवाइज कर लें तो फर्म की एसेट साइड में सारी फिक्टिशियस एसेट, अपना पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग, ये कुछ, और कैश एंड बैंक, ये कुछ आइटम है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, बाकी सारे आइटम रियलाइजेशन होंगे ट्रांसफर। एंट्री होगी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट का बैलेंस सीधा कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व पार्टनर से बांट देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ कर देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सारे पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद एसेट्स बेचेंगे, बेचने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, लाइबिलिटीज पेड ऑफ करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चे पेड ऑफ करेंगे, रिलाइजेशन टू कैश। पार्टनर्स को अपॉइंट किया है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, उसे कमीशन देंगे, रेम्युनरेशन देंगे, रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने खर्चा बियर करने की गारंटी दी है, वही पेमेंट कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी, पार्ट फर्म पेमेंट कर रही है, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर से फर्म ने लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में आ रहा होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, सॉरी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो उस केस में फर्म पार्टनर से उतना कैश कर लेगी रिलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। प्रॉफिट है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। फर्दर पार्टनर्स को करेंगे पेमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पेमेंट रिलाइज करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज एक दूसरे के अगेंस्ट सेटअप हो रही है, एंट्री कोई भी पास नहीं होगी। ये मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जहां तक है कवर कर लिया है। अब बात करें सीधा क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश इन बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर। यहां एक ब्लैंक होगा, ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश इन बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू ब्लैंक साइड ऑफ ब्लैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस एसेट के अलावा सारी एसेट्स रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करने वाले हैं, एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अगला कहता है ऑल ब्लैंक लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दी ब्लैंक साइड ऑफ ब्लैंक अकाउंट। तो मुझे ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दी क्रेडिट साइड, और वो भी किस अकाउंट की, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट की, क्योंकि एंट्री हमें करनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट या फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला कहता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला, इफ अ लाइबिलिटीज अज्यूम्ड बाय अ पार्टनर, यदि किसी लाइबिलिटी को पार्टनर ले गया, उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, बढ़ाना होगा। बढ़ाने का सेंस क्रेडिट करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। इन केस एसेट्स इज टेकन ओवर इन पार्टनर, तो एसेट के तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट करना होगा कम, करेंगे डेबिट, तो इसमें आएगा डेबिटेड। अगला कहता है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन अ ब्लैंक एक्सेप्ट अ फिक्स्ड एसेट इन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो कोई यदि एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसी रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट को लेके जाती है, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, तो इसमें रहेगा क्रेडिटर। अगला, व्हेन क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट whose value is more than the amount due to him, क्रेडिटर ज्यादा वैल्यू की एसेट ले गया, उसका पेमेंट निकल रहा था कम, he will pay the excess amount which will be credited with realization account। तो यहाँ पे वो नहीं था, कहीं होना चाहिए, हर बार दो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन था व्हेन क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट whose value is more than the amount due to him, तो उस केस में वो पेमेंट करेगा, और अमाउंट कौन सा क्रेडिट करने वाले, अमाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगले पे चले, व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे द पार्टनर अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर रियलाइजेशन वर्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, सच अमाउंट इज डेबिटेड टू ब्लैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्लैंक अकाउंट। फर्म ने पार्टनर को अपॉइंट किया, एंट्री क्या बनती है रेम्युनरेशन के काम की, वो बनेगी रेम्युनरेशन के लिए, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाइन्थ कहता है पार्टनर लोन मैंने बताया, इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अगला कहता है 10th पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर्ड, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को तुरंत ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे ट्रांसफर्ड। ये बात थी कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस की। अब बात करें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो हमें अब करनी है जर्नल एंट्री। सबसे पहला, टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमें एसेट्स का रियलाइजेशन और लाइबिलिटीज पेड ऑफ करनी है, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
दूसरा कहता है एक फर्म जिसके पास स्टॉक है 1,60,000 का, अजीज एक पार्टनर है, टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अजीत एक पार्टनर है, 1,60,000 वाला स्टॉक जो था बुक्स में, उसका 50% वो ले गए 20% डिस्काउंट पे। 1,60,000 का 50%, 80,000। 80,000 पे 20% कम करना है, तो 80,000 का 20% आएगा 16,000। तो ये स्टॉक को लेकर गए हैं कितने में? 64,000 में। और पार्टनर कोई एसेट ले जाएगा, एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिमेनिंग स्टॉक वर सोल्ड। अब स्टॉक कितने का बचा? 80,000 रुपए का स्टॉक चला गया तो 80 का ही बचा, उसे 30% प्रॉफिट पर हमने बेच दिया, तो 80,000 का 30% 24,000। तो वो स्टॉक ले गए हैं कुछ 1,04,000 में। तो एंट्री बनेगी, कैश में रिलाइज हुआ है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है, बेच दी 3 लाख रुपए में थ्रू अ ब्रोकर जिसने कमीशन चार्ज किया 2% ऑफ द डील। दो एंट्री करनी है, हम दो एंट्री कर सकते हैं, एक एंट्री करनी है, एक एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले दो एंट्री करनी है, तो 3 लाख रुपए हम करेंगे रिलाइज। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख रुपए से, और फिर ब्रोकर को हम देंगे कमीशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ आएगा 6,000। एक एंट्री करनी है तो नेट 2,94,000 रुपए से 2,94,000 के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्दर प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब एक रिकॉर्डेड एसेट जो राइट ऑफ कर चुके हैं, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, क्रेडिटर एसेट ले गया, कोई भी एंट्री नहीं होगी। आगे कहता है इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू वॉज ₹4,000 वॉज रिलाइज एट 50%। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू थी 4,000, रिलाइज हुआ 50% पर, मतलब रिलाइज हुआ 2,000 पर, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद रखें इस वाले केस में मैंने ये माना है क्रेडिटर अपने ड्यूज के अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर मशीन को ले गया है। अब चले अगले क्वेश्चन में। अब वापस कुछ एंट्री वाइज क्वेश्चन। एक बात और, एग्जामिनेशन में डिसोल्यूशन में से एंट्री वाइज क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है इन कंपेयर टू दी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। तो हम एंट्री वाइज क्वेश्चन भी कर रहे हैं और पूरा क्वेश्चन भी करेंगे। वापस मुझे एंट्री पास करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपए के हैं, दिया नहीं है किसे बियर करना है, दिया नहीं है किसने पेड किया, मानेंगे फर्म ने ही पेड किया, फर्म को ही बियर करना है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपए। अगला कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 30,000 आर पेड बाई काशिम अ पार्टनर। दिया नहीं है किसे पेड करना था, लेकिन ये दिया है किसने पेड किया है, तो मानेंगे फर्म को पेड करना था, पेड कर दिया पार्टनर ने, तो फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशिम कैपिटल अकाउंट। फर्दर एक बात और याद रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर, रियलाइजेशन अकाउंट की सारी एंट्री करने के बाद हमें उसका प्रॉफिट या लॉस भी निकाल कर एंट्री के थ्रू बताना होगा। इनकेस आपने सारी एंट्री कर ली, सारी एंट्री करने के बाद देख लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उसकी एंट्री और करेंगे। चाहे तो वर्किंग नोट में उसका अकाउंट बना सकते हैं और फिर एंट्री पास कर सकते हैं। अगला करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्न करने थे राशिम एंड ही विल बी पेड, उसे मिलेगा कमीशन 70,000 रुपए एज अ रेम्यूनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई राशिम वर ₹1,20,000, 1,20,000 उसे ही बियर करना था, उसी ने पेड कर दिया, हमें कोई भी एंट्री से मतलब नहीं है। हम केवल 70,000 रुपए की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? एंट्री होनी है रिलायशन अकाउंट डेबिट टू राशिम कैपिटल। फर्दर क्रेडिटर 85,000 के, 40,000 में तो कैश ले गई, मतलब 40,000 कैश एक्सेप्ट कर लिया। अब बची इनकी ड्यूज 45,000। इन्होंने 45,000 के अगेंस्ट 43,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर मुझे केवल 40,000 की एंट्री करनी होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस इन्वेस्टमेंट को ले जाने की कोई भी एंट्री नहीं होगी। एक बार वापस समझ लें क्यों एंट्री नहीं होगी। मैंने सबसे पहले क्रेडिटर किया राइट ऑफ बाई क्रेडिटर्स, यहां पर कुछ अमाउंट 85,000। मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ किया टू इन्वेस्टमेंट, कुछ 45,000। मुझे इसमें फायदा कितने का है? फायदा केवल 2,000 का है, क्योंकि 40 तो मैंने कैश पेड कर ही दिया।
45 रह गए थे, 43 का वो इन्वेस्टमेंट ले गए 45 में। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाना है मुझे 43। मुझे यहाँ फायदा केवल हुआ है 2000 का, तो यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट 43। तो मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो यहाँ टू कैश कितना, 40,000। अब क्रेडिटर अगर इन्वेस्टमेंट ले गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो चुका है, उसकी जगह आएगा रियलाइजेशन। और क्रेडिटर अकाउंट की भी जगह आएगा रियलाइजेशन, और जो प्रॉफिट हुआ है उसकी जगह भी आना है रियलाइजेशन। मतलब मैं क्रेडिटर कर रहा हूँ पेड 45,000 की, तो यहाँ आना है रियलाइजेशन। वो 43 वाला ले गया इन्वेस्टमेंट और 2000 वाला ले गया, तो 2000 रुपये का हो गया फायदा। यहाँ भी आना है रियलाइजेशन और यहाँ भी आना है रियलाइजेशन, तो तीनों जगह आना है रियलाइजेशन, एंट्री नहीं होगी। अब देख लें क्या इसका इफेक्ट 2000 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 85 क्रेडिट में, 83 डेबिट में बिल्कुल आ रहा है 2000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल। उम्मीद है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ चुका है। इनकेस अब भी कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपकी मदद करने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फर्दर कहता है क्रेडिटर 16,000 की है, मशीनरी एक्सेप्ट की 18,000 रुपए की, इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, अपने क्लेम के सेटलमेंट के बदले में। तो इस केस में वापस एंट्री नहीं होगी, और यहाँ पर फुल सेटलमेंट गिवन नहीं है। अगर ये मान के चले फुल सेटलमेंट नहीं है तो 2,000 रुपये क्रेडिटर कैश और पेड करेगा। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में अगर एक्सेस अमाउंट का कैश रिलाइज करना है तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन होता है। आगे बात करें, क्रेडिटर 90,000 के हैं, 1,20,000 की बिल्डिंग उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये रहा, और उन्होंने कैश पेड कर दिया फर्म को 30,000 रुपए। तो केवल 30,000 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 90,000 की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये बात थी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जहां पर मुझे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक तीनों बनाने हैं। तो यहाँ पर सुरजीत और राही दो पार्टनर, रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट मुझे गिवन है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, ये है मिसेज सुरजीत लोन, मतलब पार्टनर सुरजीत के स्पाउस का लोन है या फिर रिलेटेड पार्टी का लोन। मैंने आपको स्पाउस या फिर रिलेटेड पार्टीज के बारे में पहले ही बताया है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान के चलें, और ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे राइट ऑफ। फर्दर रिजर्व है, पार्टनर राही का लोन है, तो एक पार्टनर की वाइफ से हमने लोन ले रखा है और एक पार्टनर से लोन ले रखा है, कैपिटल अकाउंट दोनों का। बैंक है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट। आगे कहता है फर्म डिसॉल्व हुई 31 मार्च 2017 को, जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन सुरजीत ने एग्री किया कि इन्वेस्टमेंट को मैं लेके जाऊंगा 60,000 में, और सुरजीत की वाइफ का लोन भी मैं पेड करूंगा, मतलब अपनी वाइफ का लोन पेड करूंगा। अदर एसेट्स रियलाइज हुई, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट वैल्यू में गिवन है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस गिवन है, और क्रेडिटर को 37,000 रुपये फाइनल सेटलमेंट के फॉर्म में हमने पेड किया है। क्वेश्चन की डिमांड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश इन बैंक अकाउंट। मुझे बनाना है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर सुरजीत और आई, और कैश एंड बैंक अकाउंट। और पार्टनर राही से फॉर्म ने लोन भी लिया हुआ है, इसका भी अकाउंट हमें सेपरेटली वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो ये मैं कहाँ एडजस्ट कर देता हूँ कि मैं, चलिए एक अकाउंट और बना लेता हूँ अलग से, राही लोन अकाउंट। पार्टनर सुरजीत की वाइफ से फॉर्म ने लोन लिया है तो उसका अकाउंट सेपरेटली नहीं बनेगा, तो राही लोन अकाउंट। अब सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इस बैलेंस शीट को ही हमें पूरा बंद करना होगा। तो क्रेडिटर मिसेस सुरजीत लोन, दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में 38,000, 8,000, 38,000 ये जाएगा रियलाइजेशन में। एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब बाई क्रेडिटर्स, बाई मिसेज सुरजीत लोन,
10,000। अगला, रिजर्व 15,000 के, रिजर्व में राइट रिजर्व बांटने होंगे पार्टनर्स के बीच में, तो कैपिटल अकाउंट में बाई रिजर्व, एक लाइन बाई बैलेंस ब्रेक डाउन के लिए, बाई रिजर्व कुछ 15,000 है, रेशियो 3:2 है, तो ये आ जाएगा 9,000, और ये आ गया मेरा 6,000। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 10,800, लोन 5,000, ये आ गया 10,000 8,000, और ये लोन आ गया 5,000। लोन लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, ये आ गया मेरा 5,000। बिल्कुल आराम आराम से चलना है। याद और रखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी रिजोल्यूशन में कैसे बताएंगे क्वेश्चन सही है गलत। अगर कैश एंड बैंक का सही आ गया तो 99% केसेस में माना जाएगा क्वेश्चन सही है। 1% कुछ आपने एंट्री छोड़ दी, किसी पर्टिकुलर एंट्री को आप नहीं कर पाए, तब भी हो सकता है कैश एंड बैंक आ जाए इक्वल, तो 99% केसेस में माना जाएगा सही। मैंने लाइव पूरी कर ली है। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है, ये जाएगा मेरा बैंक अकाउंट में। डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रेक डाउन, कुछ बैलेंस 11,500। अब मुझे एसेट्स करनी है राइट ऑफ लगातार, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, और ये इन्वेस्टमेंट। अमाउंट 6,000, 19,000, 4,000, 28,000, 10,000। 6,000, 19,000, 4,000, 28,000 और 10,000। अगली एसेट पी एंड एल, फिक्टिशियस एसेट है, राइट ऑफ करनी होगी पार्टनर्स के बीच में, तो टू पी एंड एल पार्टनर्स कैपिटल में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो 3:2, तो ये आएगा कुछ 4,500 और 3,000। ये मैंने पूरी बैलेंस शीट कर ली है खत्म। अब चलते जाए आइटम पे। पार्टनर सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट लिया है, तो इन्वेस्टमेंट ले जाने की एंट्री होगी सुरजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लोन ले जाने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरजीत कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई सुरजीत कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में, और टू सुरजीत कैपिटल ब्रैकेट में, वाइफ्स लोन 10,000, लोन का अमाउंट है 10,000, और स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट वो लेके गए हैं 8,000 में, 8,000 में। इनकेस अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले गया और अमाउंट गिवन नहीं है, तो मान के चलें जो बुक वैल्यू वाला अमाउंट है सेम उसी अमाउंट लेके गया है, तुरंत यहाँ पोस्टिंग करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी करते हैं पोस्टिंग। तो बाई, या फिर पार्टनर्स कैपिटल में दूसरा भी एस्पेक्ट है, टोटल देख लें कितना डेबिट में आया कितना क्रेडिट में आया, तो इकट्ठा पोस्ट कर दें। मेरी सलाह रहेगी साथ साथ पोस्ट करते चलें, ताकि फाइनल आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो लाइबिलिटी लिए 10,000 की सुरजीत ने, और इन्वेस्टमेंट लिया 8,000 में, टू रियलाइजेशन, ये आ गया इन्वेस्टमेंट 8,000। इसके बाद एसेट्स लाइज हुई हैं, स्टॉक 5,000, डेटर 18,500, फर्नीचर 4.5 और प्लांट 25। तो ये आ गया 18.5 और 4.5 23 और 5 28 और 53। 5,000, 18,500, 4.5 और 25, बिल्कुल सही 53 एंट्री होगी। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई कैश एंड बैंक, या जो भी अपने अकाउंट बनाया हो, यहाँ तक बैंक अकाउंट में आया तो बाई बैंक, अमाउंट है 53,000, बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। पोस्टिंग साथ साथ करते रहेंगे, फायदा रहेगा। अगर ये सोचे इकट्ठी पोस्टिंग करेंगे बाद में तो आ जाएगी दिक्कत। यहाँ पर सारा कुछ लिखना होगा, कौन कौन सी एसेट है, स्टॉक कितना है, डेटर कितना, इन्वेस्टमेंट कितना, सारा कुछ। मैंने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया है। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन की है तो टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस में 1,600, कैश में बाई रियलाइजेशन, यहाँ भी आ जाएगा 1,600। केवल एंट्री वाइज करते चलना है, एंट्री आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक्सपेंस वाला कर दिया क्रेडिटर। अब क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे थे 38,000 की, इन्होंने कोई आइटम ले गए हैं
क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया 37,000 पे, कोई आइटम नहीं ले गए हैं, कैश का पेमेंट किया हमने, तो एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ आएगा वापस टू कैश, यहाँ ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, यहाँ ब्रैकेट में एक्सपेंस, अमाउंट है 37,000। कैश एंड बैंक में बाई रिलाइजेशन, आप चाहते तो इसे एक साथ भी लिख सकते हैं। ये आ गया 37,000, और कोई आइटम अब नहीं है। अब देख लें क्या मेरी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स रिलाइज्ड और लाइबिलिटी पेड अप हो चुकी है। स्टॉक, स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट, स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट, ये आ गया मेरा स्टॉक डेटर फर्नीचर और प्लांट, ये चारों हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एसेट पूरी हो गई। क्रेडिटर सुरजीत लोन का हमने पेमेंट कर दिया, रिजर्व बांट दिया। राहीज लोन, राहीज लोन का भी अब हमें करना होगा रीपेमेंट टू बैंक, ये मैंने राही के लोन का अकाउंट कर दिया क्लोज 5,000, ये हो गया बंद। तो कैश में बाई राहीज लोन 5,000। अब इसके बाद रिलाइजेशन अकाउंट करेंगे बंद, तो रिलाइजेशन के डेबिट में 6, 19, 25, और ये आ गया 32 प्लस 20,000 प्लस 1,600 प्लस 37,000, ये टोटल आ रहा है 1,15,600। ये लिख लेंगे रफ में, क्योंकि पता नहीं है प्रॉफिट आएगा या लॉस। फिर वो 38,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 53,000, उस साइड का टोटल आ रहा है 1,09,000। तो इस साइड का आ रहा था मेरा 1,15,600, टोटल 1,15,600, इस साइड का आ रहा था 1,09,000। तो मेरा आ गया इस केस में लॉस, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया कुछ 6,600, रेशियो 3:2 डिवाइडेड 5, ये आ रहा है 3,960 और 2,640, ये आ गया पार्टनर सुरजीत और राही। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू रिलाइजेशन 3,960 2,640। अब करते हैं पेमेंट फाइनली दोनों पार्टनर्स को, तो ये आ गया 29, ये आ गया 14,000, 29,000 माइनस 4,500 माइनस 8,000 माइनस 3,960, ये आ गया 12,540, ये आ गया 14,000 माइनस 540, 8,360। कि हम करेंगे पेमेंट फाइनली, तो टू बैंक अकाउंट, ये आ गया फाइनल पेमेंट, यहाँ आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सुरजीत और राही 12,540 और 8,360। अब लगा लें वन टोटल, तो ये आ गया 11,500 प्लस 53 64,500, वो आ गया अपना 1,600 प्लस 37,000 प्लस 5,000 प्लस 12,540 प्लस 8,360, ये आ गया 64,500। बात बच्चों कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन, जहाँ मैंने अलग अलग आइटम्स गिवन थे, मैंने पूरी प्रोसेस अपनाई एंट्री वाइज, और फिर मैंने सारे अकाउंट कर दिए क्लोज, और आखिरी में मेरा कैश एंड बैंक का आ गया टोटल बिल्कुल सही। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीन पार्टनर है, अशोक बाबू चेतन, एबीसी, रेशियो 1/2 1/3 1/6। सबसे पहले तो इनका रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है, कंप्लीट प्रपोर्शन एक बार निकालते हैं सेम डिनोमिनेटर के साथ, वो आ गया 3:2:1। एलसीएम आया 6, 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। एसेट और लाइबिलिटी गिवन है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बीपी है, पार्टनर चेतन का लोन है, कैपिटल है तीनों की, करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट का क्या करेंगे, ये कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। एसेट साइड में बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आगे कहता है मशीन पार्टनर बाबू ने ले ली, तो एंट्री जाएगी बाबू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन 45,000। अशोक ने ले लिया इन्वेस्टमेंट, अशोक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन 45,000, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली चेतन ने, तो चेतन अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन 55,000। अगला रिमेनिंग एसेट्स रिलाइज हुई है 56,500 और 36,500, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन 56, 36, 92 और 93, बिल्कुल सही है। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 7% डिस्काउंट पे। अगर मैं यहाँ पे स्लाइटली चेंज कर दूं, अगर मैं ये लिख दूं क्रेडिटर्स आर जनरली पेड आफ्टर 2 months बट immediately paid at 7% at discount 7% per annum, इन दोनों में डिफरेंस है।
अगर यहाँ लिखा है क्रेडिटर को 7% डिस्काउंट पे सेटल करना है, इसका मतलब क्रेडिटर ने हमें 7% डिस्काउंट दिया, हमने रीपेमेंट किया फ्री। यहाँ पर जनरली क्रेडिटर हमें देते थे 2 महीने की उधारी, लेकिन हमने आज ही पेड कर दिया, तो वो हमें दे रहे हैं 7% पर एनम का डिस्काउंट। पर एनम का मतलब अगर 12 महीने की उधारी देते तब तो पूरा 7% डिस्काउंट मिलता, या फिर ये 7% डिस्काउंट है 12 महीने का, हम पेमेंट कर रहे हैं 2 महीने पहले। इस केस में मुझे इस 7% को बाइफरकेट करना होता 2/12 के अकॉर्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस इतना है, यहाँ पर फ्लैट मुझे 7% डिस्काउंट लगाना है, तो क्रेडिटर का बैलेंस जो 20,000 है, कुछ 1400 रुपये कम पेमेंट करेंगे, तो फर्दर पेमेंट हम करेंगे यहाँ पे कुछ 18,600। इसके बाद ऑफिस कंप्यूटर बुक्स में शो नहीं है, रिलाइज हुआ 9,000 रुपये, केवल बेचने की एंट्री होगी, रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, रिलाइजेशन ने खर्चे हैं 3,000, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्दर ये करना आप लोगों को मैं वापस बता दूं प्रोसेस क्या है। क्रेडिटर रिलाइजेशन में, क्रेडिटर रिलाइजेशन, बीपी रिलाइजेशन, चेतन लोन, लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में बाई करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, डेटर स्टॉक मशीनरी इन्वेस्टमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सारा कुछ रिलाइजेशन में। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीन टू इन्वेस्टमेंट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आगे चले, पार्टनर ने 45,000, 40,000 और 55 में एसेट्स ले लिए, तो एंट्री बाबूस कैपिटल डेबिट 45, अशोक कैपिटल डेबिट 40 और चेतन कैपिटल डेबिट 55 टू रिलाइजेशन। बाकी एसेट्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 93,000, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 18,600, कैश टू रिलाइजेशन 9,000, रिलाइजेशन टू कैश 3,000। रिलाइजेशन बंद करेंगे, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, लॉस होता है, पार्टनर्स कैपिटल रिलाइजेशन, प्रॉफिट हुआ, रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड करेंगे, फर्दर फाइनल पेमेंट और क्वेश्चन फ्री। इसका याद रखना है, चेतन लोन कैश में पूरा रीपेड हमें करना होगा। बात करें आखिरी क्वेश्चन की, हो सकता है हमें बैलेंस शीट नहीं गिवन हो, इनकेस यदि बैलेंस शीट दी नहीं है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी होगी, फिर हमें क्वेश्चन करना होगा। जैसे यहाँ कहता था पार्टनरशिप बिटवीन एक्स एंड वाई स्टैंड डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2023, ऑन दैट डेट रेस्पेक्टिव क्रेडिट टू द कैपिटल वर ₹150 एंड 10,000। दोनों के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट आ रहा है 1.5 लाख और 10,000। 1,20,000 क्रेडिटर का ड्यू है, 60,000 रुपए बैंक लोन के हैं, रिजर्व है 20,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर। एक्स और वाई का जो पीएसआर है वो 4:1 है। यहां तक इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन थी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। आगे कहता है कैश बैलेंस भी बैलेंस शीट में था, वो था 18,000। फर्दर एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स को बेचने वाली वैल्यू गिवन है, यहाँ एसेट्स ये गिवन नहीं है कितनी वैल्यू पे थी। फर्दर मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्वेश्चन की डिमांड बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश एंड बैंक बनाना है। सबसे पहले यहाँ मुझे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो बनानी होगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मतलब एक ऐसी बैलेंस शीट जो मिसिंग फिगर को ढूंढने का काम करेगी। और यहाँ पर मिसिंग फिगर कौन सा है, यहाँ मिसिंग फिगर है एसेट्स का अकाउंट, कि एसेट का बैलेंस कितना है। तो देख लें, सबसे पहले कैपिटल, पार्टनर एक्स की 1.5 लाख, वाई की 10,000, ये आगे दोनों की कैपिटल। कैपिटल के बाद क्रेडिटर है बैलेंस शीट में 1,20, 1,20। क्रेडिटर के बाद 60,000 है बैंक लोन है 60,000, रिजर्व है 20,000, रिजर्व है 20,000। रिजर्व के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है, या फिर बैंक बैलेंस 18,000 है। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मुझे निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, जो आएगा मेरा सन्ड्री एसेट्स। ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स। तो 1.5, 160, 280 और ये आ गया 360, 360 माइनस 18,000, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3,42,000। एक बार और कैलकुलेट कर लें, जहां तक इतना ही आने वाला है, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये आ गया मेरा 160, 120, 80 माइनस 18,000, बिल्कुल सही बात है, 3,42,000। क्वेश्चन की डिमांड एक कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल, और बैंक अकाउंट। पार्टनर एक्स वाई, पार्टनर एक्स और वाई, चलते जाएं, सेम प्रोसेस वही रहेगी। बैलेंस शीट में ये दोनों में करूंगा राइट ऑफ रियलाइजेशन में, ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो बाई क्रेडिटर्स बाई बैंक लोन, बाई क्रेडिटर्स 120, बाई बैंक लोन 60,000, टू पहले और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई रिजर्व। 1.5 लाख और 10,000, और 20 बांटेंगे 4:1 में, शायद 16 और 4। 1.5 लाख और 10,000, 20 बांटेंगे 4 और 1 में, ये 16,000 और 4,000। ये मैंने लाइबिलिटी साइड पूरी खत्म कर दी है। अब आ जाए एसेट साइड में, तो बैंक और सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स 3,42,000, 3,42,000, और इस जगह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ये आ गया मेरा एसेट साइड पूरा। अब एसेट्स का रिलाइजेशन दे रखा है 3,02,000, तो एसेट्स रिलाइज करने की एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो भाई बैंक कुछ रिलाइज हुई है 3,02,000 में। मेरी एसेट्स थी 3,42 की, रिलाइज हुई 3,02,000 पे। लाइबिलिटीज पूरी राइट ऑफ करनी पड़ेंगी, पूरी पेड करनी पड़ेंगी, तो टू कैश या टू बैंक। तो इस केस में मेरा जो लॉस आने वाला है वो रहेगा 40,000। पूरा पेमेंट करूंगा 1,80,000 का कैश एंड बैंक में, बाई रियलाइजेशन 180, टू कैश और बैंक, या टू रियलाइजेशन 3,02,000। पार्टनर ने कोई एसेट नहीं ली है, तो यहाँ पे मेरा लॉस आ रहा होगा सेम वही 40,000। ये आ गया मेरा 5,22,000, ये 5/22, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्स और वाई, 1,20,60, 1,80, 1,80 प्लस 3,02,000, 4,82,000, बिल्कुल 40,000 का, 40,000 रुपए का लॉस 4:1 में। तो ये आएगा कुछ 32,000 और 8,000। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस हुआ है 32,000 और 8,000। फाइनल करेंगे पेमेंट, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैंक, फाइनल पेमेंट टू बैंक, ये आ गया 1,66,000 माइनस 32, तो ये आ जाएगा कुछ 1,34,000, और 14,000 माइनस 8, ये भी हो गया 6,000, टोटल 14, और टोटल 1,66,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। एक्स को पेमेंट हमने किया 1,34, और दूसरे को पेमेंट किया 6,000, टोटल पेमेंट ये हो गया 1,40 पार्टनर्स को, और 1,80 लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, टोटल 3,20। बस 3,02,000 एसेट से बेचकर आया, 18,000 का कैश पहले से था, ये मेरा पेमेंट हो गया टोटल 3,20,000। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रिजोल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अब भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा टॉपिक जो हम नहीं कवर कर पाए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तो पढ़ते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।